हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को कुछ समय के लिए रद्द करने के रेलवे के फैसले पर सियासत शुरू हो गई। रेलवे ने इसके लिए जहां मेंटेनेंस को वजह बताया है, तो वहीं कांग्रेस इसे केंद्र सरकार की लापरवाही बता रही। सीएम भूपेश बघेल ने भी लोगों की परेशानी को देखते हुए केंद्र से इस फैसले पर फिर से विचार करने के लिए कहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी बेवजह इस पर राजनीति कर रही है। अलग अलग वजहों से रेलवे ने 22 ट्रेनों का परिचालन रद्द करने का फैसला किया। इस फैसले के बाद पैसेंजर ट्रेनों के पहिए तो रुक गए, लेकिन सियासत की ट्रेन सरपट दौड़ने लगी। सीएम भूपेश बघेल ने शादी के सीजन में इस तरह के फैसले पर नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। तो वहीं बीजेपी सांसद का कहना है कि मेंटेनेंस के लिए जरूरी होने पर ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, सब लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। जहाँ जहाँ इस तरह से क्राइसिस होते हैं वो सब तत्कालिक निर्णय लेने होते हैं। आप चाहते हो कि हम अंधेरे में रहें? अगर कोयले की आपूर्ति हमें तत्काल करना है तो बाकी ट्रैक को तो बंद करना पड़ेगा। ट्रेनों के रद्द होने से भोपाल, राजस्थान और महाराष्ट्र के रूट के पैसेंजर्स को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कांग्रेस विधायक ने बीजेपी पर ट्रेन को बंद कराने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेता ने कहा कि अगर कांग्रेस विधायक इसका सबूत दे देंगे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। लोगों की हालत खराब है इन ट्रेनों के नहीं चालू होने से। रेणुका सिंह यहाँ की जो माननीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मना किया कि ट्रेन को चालू मत होने दो, उससे कांग्रेस को फायदा मिलेगा। हम लोगों ने साथियों ने बोला कि ट्रेन को चालू कर दीजिए, हम सारा का सारा श्रेय रेणुका सिंह जी को देंगे। उनके द्वारा जिस प्रकार से बयानबाजी किया गया है कि क्षेत्र के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जी के पास भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधिमंडल या हमने ट्रेन रोकने की बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि इस बात को यदि वो प्रूफ कर दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक साथ 22 ट्रेनों को कैंसिल कर देने पर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेलवे ने साफ कर दिया है कि रूट पर मेंटेनेंस के चलते इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं। अब नेताओं के पास भी जनता की मुश्किलों को आधार बनाकर सियासत की गाड़ी दौड़ाने का मौका मिल गया है। रिपोर्ट IBC 24। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आगाज किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सहकारी आंदोलन को और अधिक संगठित कर मजबूत करने और सहकारी बैंकों को किसानों और ग्रामीणों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सक्षम बनाने की जरूरत है। अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता बनाना होगा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए अनाज से एथेनॉल बनाने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य दिलाने का रास्ता छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी नीतियों से निकलेगा। सहकारी आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य किसानों को उपज का समर्थन मूल्य दिलाना होना चाहिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपेक्स बैंक और छत्तीसगढ़ बैंक की स्मारिका और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक रायपुर की ओर से प्रकाशित किसान किताब का विमोचन किया। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ और देश भर के अनेक राज्यों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हुए और छत्तीसगढ़ में जहाँ किसानों की ऋण माफी की गई, सहकारिता से हमने गोधन न्याय योजना को भी जोड़ा। अब जो लघु अनुपज है उसको भी जो वहाँ उत्पादन होगा उसे भी सहकारिता से जोड़ेंगे, तो सहकारिता को ज्यादा से ज्यादा
बिजनेस देने की हमारी कोशिश। डिस्ट्रिक्ट बैंक, अपेक्स बैंक और ट्रेनिंग सेंटर इनको किया गया है माननीय। ये पहला अवसर है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे देश के सहकारी संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्य स्तरीय योगासन प्रतियोगिता के साथ ही योग सम्मेलन का शुभारंभ किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को स्वस्थ और निरोग रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। योग तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। योग के नियमित अभ्यास से स्वास्थ्य सुरक्षा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत है। हर व्यक्ति के शरीर की प्रकृति अलग होती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजधानी वासियों को योग के नियमित अभ्यास के लिए फुंडहर में भवन उपलब्ध कराने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा कि योग के 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योगासन प्रतियोगिता में 1000 से भी अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मंगलवार को पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के परिसर में 1000 योग साधकों ने सूर्य नमस्कार और विशेष योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया है। सलवा जुलूम के दौरान बस्तर से पलायन करने वाले ग्रामीणों की घर वापसी को लेकर सरकार ने भी हरी झंडी दे दी है। बस्तर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या 3 लाख से भी ज्यादा है और इनमें से जो भी लोग वापस आना चाहते हैं उनकी बसाहट के लिए तैयारी की जा रही है। ऐसे पलायन करने वाले ग्रामीणों की पुनर्वास का ये देश में एक अलग मामला होगा। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि सभी लोग वापस लौटकर अपने गांव में बसेंगे। नक्सल प्रभाव की वजह से भी बड़ी संख्या में लोग वापस गांव लौटना नहीं चाहते। भविष्य की योजनाओं को देखते हुए कई साल पहले इन्होंने पलायन किया था। हालांकि अपनी जमीन जंगल की वजह से कुछ लोग वापस आना चाहते हैं। सरकार इन्हें कितनी सुरक्षित बसाहट दे पाती है, ये गंभीर सवाल है। अब तक सरकार की तरफ से इन लोगों को किस तरह से बसाया जाएगा, इसके लिए कोई योजना पेश नहीं की गई है। पलायन करने वाले ग्रामीणों में अधिकांश सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले के हैं, जो अब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। हमारा सरकार बोला है हम बस्तर के लोग हैं, हमको अब मदद करेगा। आई तो तब खाली लिस्ट देने नहीं होगा, वो लिस्ट भी एक जो क्या नाम है उसका, सामाजिक नाम से सामाजिक बोलते हैं वो सुमला शू, हाँ उसको बोला 100 नहीं, जितना लोग 3 लाख लोग पलाना है उनको हम जमीन देंगे। बस्तर में जमीन की कमी नहीं है। तेलंगाना में थी, मैं वहाँ पर ट्राइबल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से भी इसके संबंध में चर्चा की और वो लोग मुझसे मिलने दिल्ली आए हुए भी थे। और यहाँ प्रदेश सरकार के मुखिया भूपेश बघेल जी स्वयं लगे हुए हैं और वो भी सरकार बातचीत कर रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय और हमारा जनजातीय कार्य मंत्रालय भी इस पर विचार कर रहा है कि उनके लिए हम क्या करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव के लिए विधायकों के नाम की भी चर्चा है और प्रदेश अध्यक्ष के लिए हाईकमान ने 20 हाई परफॉर्मेंस वाले युवा कांग्रेसियों के नामों की सूची जारी की, जिसमें भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव का भी नाम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए खुज्जी की विधायक चन्नी साहू का भी नाम सामने आया, लेकिन विधायक ने कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन हाईकमान का जो भी निर्देश हुआ है उसके लिए तैयार है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम का कहना है कि उन्हें लगता है कि कोई भी विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा क्योंकि उसे अभी अपने इलाके में ध्यान देना है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष आकाश शर्मा, युवा कांग्रेस के महासचिव आशीष मोनू अवस्थी, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी सुबोध हरिद्वाल का नाम प्रमुखता से सामने आया है। इसमें आकाश शर्मा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं, तो वहीं आशीष मोनू अवस्थी टीएस सिंहदेव के खास बताए जाते हैं। युवा कांग्रेस की चुनावी प्रक्रिया 12 मई से 12 जून तक चलेगी। 25 जून तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जाना है। जो नाम आए हैं उन नामों में विधायकों का भी नाम है, मगर मुझे नहीं लगता कि युवक कांग्रेस के चुनाव में हमारे विधायक लड़ेंगे, मगर जो पात्र हैं उस पात्र सूची में विधायकों का भी नाम था। युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो हाई परफॉर्मर होने चाहिए थे और उनकी लिस्ट दिल्ली से स्कूतनी होकर आ गई है। लगभग 22 लोगों को अधिकृत किया गया है। वो 22 लोग जो हैं वो उसमें सभी वर्ग, सभी समाज के युवा साथी हैं जो पिछले कई समय से युवक कांग्रेस का बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। उन 22 लोगों में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। जी मैं लड़ना नहीं चाह रही हूँ। क्यों, क्या वजह?
अब 1.5 साल बच्चा है, विधानसभा चुनाव अपने क्षेत्र में काम करूंगी। हाईकमान तय करेंगे तो हम उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे, मान्य रखेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले सरगुजा संभाग में बीजेपी ने अभी बूथ स्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आज राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने सरगुजा संभाग के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और बूथ स्तर पर बीजेपी को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में सरगुजा भाजपा जिला प्रभारी समेत जिले भर के भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान रामविचार नेताम ने कहा कि बूथ मजबूत होगा तभी कार्यकर्ता के दम पर पार्टी मजबूत हो सकेगी। प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए रामविचार नेताम ने कहा कि सरकार में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं। जो भी विकास के काम चल रहे हैं वो केंद्र सरकार की योजनाओं से संचालित हो रहे हैं, फिर चाहे वो जल जीवन मिशन हो या फिर सड़कों का जाल बिछाने की बात हो। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाने का जो भारत सरकार की स्कीम थी वो काम बंद पड़ा हुआ है। गांव-गांव में जितने डेवलपमेंट के काम दिख रहे हैं सभी केंद्र की योजना का ही काम चल रहा है। प्रदेश सरकार का बताए ना कोई काम अगर हो तो। नवा रायपुर में जारी किसानों के आंदोलन में अब किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कल रायपुर पहुंचेंगे। टिकैत 2 दिनों तक रायपुर में रहेंगे और किसान आंदोलन में शामिल होंगे। बता दें कि नवा रायपुर में प्रभावित किसान संघ पिछले 113 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहा है। हालांकि कल पुलिस और प्रशासन ने एनआरडीए परिसर में लगाए गए पंडाल और सामान को हटा दिया था, जिसके बाद ये किसान कायाबांध स्थित आमाबाड़ी में जमा हो गए और यहीं से आंदोलन जारी रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। सरकार ने 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 8 जिलों के एसपी भी बदल दिए गए हैं, तो वहीं 10 आईपीएस का प्रमोशन कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। विजय अग्रवाल को एसपी जांजगीर चांपा बनाया गया है, रामकृष्ण साहू को एसपी सूरजपुर और अभिषेक पल्लव को एसपी दुर्ग बनाया गया है। तो 8 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसके अलावा मोहित गर्ग को बलरामपुर की कमान सौंपी गई है। भावना गुप्ता एसपी सरगुजा होंगे, तो राजेश अग्रवाल एसपी जशपुर होंगे। अंजनेय वार्ष्णे एसपी बीजापुर होंगे। तो आनंद छाबड़ा को आईजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। ओम प्रकाश पॉल अब आईजी रायपुर रेंज के होंगे। इसके अलावा योगेश कुमार पटेल एएसपी दंतेवाड़ा, किरण गंगाराम चौहान एएसपी सुकमा और पुष्कर शर्मा एएसपी नारायणपुर होंगे। तो प्रमोशन के लिए भी आदेश जारी हुआ है। आईपीएस राजेश मिश्रा अब स्पेशल डीजी होंगे, तो आईपीएस दीपांशु काबरा अब एडीजी बन गए। इसके अलावा आईपीएस नेहा चंपावत, अजय यादव अब आईजी होंगे। आईपीएस बद्री नारायण को मीणा और डॉक्टर संजीव शुक्ला को भी अब आईजी प्रमोट कर दिया गया है। तो आपको आईएएस अधिकारियों के प्रमोशन के फेरबदल भी बता दें। सुब्रत साहू को एसीएस वन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मनोज पिंगुआ को सीएस गृह एवं जेल विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो एस भारतीदासन अब सचिव स्कूल शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। जेपी पाठक पंजीयन एवं मुद्रांक का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। इसके अलावा डॉक्टर प्रियंका शुक्ला संचालक होंगी। अब नगरीय प्रशासन विभाग में वो अतिरिक्त प्रभार देखेंगे। अवनीश शरण भी संचालक राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और धर्मेश कुमार साहू आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल होंगे। बढ़ते आगे, रायगढ़ के पूंजीपथरा में 45 स्पंज आयरन उद्योग बिजली संकट से जूझ रहे हैं। उद्योगों को पिछले 5 दिनों से मुश्किल से 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही। आलम यह है कि उद्योग शटडाउन की स्थिति में है और इन उद्योगों को जेएसपीएल से बिजली की आपूर्ति की जाती है। नाराज उद्यमियों ने बिजली सप्लाई नहीं होने पर 27 अप्रैल से जेएसपीएल के सामने आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है। इधर जिला प्रशासन मामले को जल्द सुलझाने का दावा कर रहा है। 10 से 15% पावर दे रहा है। 10-15% पावर में चला ही नहीं सकती इंडस्ट्री। स्टील इंडस्ट्री का एक सर्कुलर है, कंटिन्यू प्रोसेसिंग यूनिट है। हम जब तक पावर गर्म करते हैं, भट्टी को गर्म करते हैं, तब तक बंद करने का फरमान आ जाता है। हम प्लांट चला ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, नाकेबंदी का ऐलान किया कि यदि हमारा उद्योग नहीं चल रहा तो जिनमें उद्योग कैसे चलेगा। जेपीएल अपना भार जिनका एग्रीमेंट है उसको बेच रहा है। ठीक है,
तो वो बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन हम देख रहे हैं, दे रहे हैं, कम नहीं किया। ये बोल रहे हैं 0 कर दिया, वो बोल रहे हैं हम 40 तो दे रहे हैं यूनिट। तो मैंने उनको बुलाया था दोनों को, 2-3 दिन में मामला सॉर्ट आउट करने के लिए बोला है, क्योंकि एग्रीमेंट है तो उनको पालन करना पड़ेगा जिंदल वालों को। छत्तीसगढ़ की सीमा से सटे आंध्र प्रदेश के चिंतूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया। दरअसल ओडिशा से हैदराबाद जा रही एक बस को नक्सलियों ने आंध्र प्रदेश के चिंतूर इलाके में आग लगा दी। वारदात से पहले सभी यात्रियों को नक्सलियों ने बस से उतारा और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। घटना स्थल से नक्सलियों की कोंटा एरिया कमेटी के पर्चे मिले हैं, जबकि सुकमा जिले में कोंटा से तोंगपाल तक पुलिस के पहरे की वजह से किसी भी तरह की वारदात सामने नहीं आई है। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में नक्सलियों ने बंद के दौरान जमकर उत्पात मचाया है। सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने जिले भर के जवानों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। गौरेला पिंडरा मारवाही में गांजे की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 3 मामलों में 22 क्विंटल 40 किलो गांजा समेत अन्य 3 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ से भी ज्यादा है। मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ओडिशा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तस्करी किया करते थे। पहले मामले में ओडिशा के राउरकेला से सीमेंट की डस्ट के नीचे ट्रक में छिपाकर तस्करी कर रहे 20 क्विंटल 30 किलो गांजे को जब्त किया गया। दूसरे मामले में पेंड्रा पुलिस ने अनूपपुर जिले के रहने वाले एक युवक को 2 क्विंटल गांजे के साथ गिरफ्तार किया। वहीं तीसरे मामले में मरवाही पुलिस ने जांजगीर चांपा के रहने वाले 6 लोगों को 10 किलो गांजे के साथ पकड़ा है। टोटल 22 क्विंटल 40 किलोग्राम गांजा गौरेला पिंडरा पुलिस के द्वारा जब्त किया गया है। साथ ही साथ 9 आरोपियों को जो उड़ीसा से गांजा खास करके छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ तस्करी करते थे, उनकी गिरफ्तारी की गई है। मरवाही वन मंडल के गौरेला रेंज में 7 करोड़ के मनरेगा घोटाले को लेकर आइप्स 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल मनरेगा घोटाले को लेकर 21 मार्च को विधानसभा में आरोपी 13 कर्मचारियों और अधिकारियों के निलंबन की घोषणा की गई थी। साथ ही 2 रिटायर्ड अधिकारियों पर भी कार्रवाई की बात कही गई थी। मामले में आइप्स 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, जिसके बाद डीएफओ ने 7 बीट गार्ड लाल बहादुर कौशिक, पन्नालाल जांगड़े, दीपक कौशले, देवेंद्र कश्यप, नवीन बंजारे, कुमारी नीतू ध्रुव और वीरेंद्र साहू को निलंबित कर दिया। बता दें कि मामले में गौरेला रेंजर गोपाल प्रसाद जांगड़े और गौरेला रेंज में पदस्थ 4 डिप्टी रेंजर अनूप मिश्रा, अश्विनी दुबे, अमरीश दुबे और उदय तिवारी को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अब सिर्फ एसडीओ के केपी डिंडोरे पर निलंबन की कार्रवाई बाकी है। इसके अलावा रिटायर्ड डीएफओ राकेश मिश्रा और रिटायर्ड डिप्टी रेंजर राजकुमार शर्मा के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई होनी बाकी है। आपको यह भी बता दें कि सभी पर जांच में घोटाले के आरोपों की पुष्टि होने के बाद विधानसभा में पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री टीएस सिंहदेव ने कार्रवाई की घोषणा की थी। मनरेगा में कार्यकलाप में जो गड़बड़ी हुई थी उससे संबंधित जो भी 14 लोग थे उनको निलंबन करने की घोषणा की गई थी। तो प्रधान मुख्य एवं संरक्षक के द्वारा रेंजर साहब को और रेंजर गोपाल प्रसाद जांगड़े जी को और बाकी मुख्य एवं संरक्षक द्वारा सारे डिप्टी रेंजर और फॉरेस्टर लोगों को किया गया है। बीट गार्ड लोगों का निलंबन मेरे द्वारा आज किया गया है। सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ धाम में रविवार को बंसोर जाति के लोगों के बीच आपस में विवाद हो गया था। विवाद मारपीट में तब्दील हो गया और लाठी डंडे के अलावा टांगी से एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया गया। ये देख के श्रद्धालु, महिला, पुरुषों और बच्चों के बीच अफरा तफरी मच गई। हमले में गंभीर चोट लगने से ग्राम करौदा मुड़ा निवासी प्रदीप कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से परिजन और स्थानीय लोग नाराज। दरअसल मौत के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक मर्ग कायम नहीं कर पाई। हत्या के मामले की जांच और बयान दर्ज करने की बात कही, जिसके बाद नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने कुदरगढ़ चौक में चक्का जमकर नारेबाजी की और पीड़ित परिवार को 50 लाख मुआवजा देने की मांग की। हालांकि मौके पर पहुंचे एसडीएम की समझाइश के बाद आंदोलन खत्म किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 के तहत अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस को जैसे सूचना मिली थी तुरंत पहुंच गई थी और पुलिस ने वहां पे जाके कंट्रोल कर लिया था। और अगर वहां पे स्थिति को नियंत्रित कर लिया था पुलिस ने।
और अभी FIR उसमें हुआ है 307 का, उसमें शीघ्र गिरफ्तारी होगी और आगे की विवेचना होगी। शहरी स्लम इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रदेश भर में शुरू की गई शहरी स्लम उपचार सेवा पर अंबिकापुर में भाजपा ने सवाल खड़ा किया है। भाजपा का आरोप है कि इतनी राशि खर्च करने के बाद भी वहां महज शुगर, सर्दी, खांसी की ही जांच हो रही है, जबकि इतनी राशि में कई बेहतर उपचार का भी लाभ मिल सकता है। भाजपा का कहना है कि अंबिकापुर में 4 मेडिकल यूनिट संचालित हैं। जितनी राशि एक यूनिट पर खर्च की जा रही है उससे कई गंभीर बीमारियों का उपचार हो सकता है, मगर कहीं न कहीं इस योजना के क्रियान्वयन में गंभीरता दिखाने की जरूरत है ताकि योजना अपने उद्देश्य को पूरा कर सके और इसका फायदा आम लोगों को मिल सके। अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में 4 गाड़ियां चल रही हैं इस योजना के तहत। केवल 25,000 लोगों ने विभिन्न जांच कराई है, जैसे शुगर की, थायराइड की, और इन सब योजनाओं के चलते मेरे को तो लगता है कि ये सफेद हाथी साबित हो रहा है। इसके महीने भर का खर्च 14 लाख रुपया है सब गाड़ियों को मिलाकर। अपने अर्बन डेवलपमेंट विभाग का स्कीम है जो यहाँ पर CMHO के अंडर मॉनिटरिंग में रहता है। उसके तहत फ्री दवा, टेस्ट और डॉक्टर भी देखता है लोगों को। उसके कुछ टाइमिंग को लेके और लोकेशन को लेके बात भी कई जगह आई थी, तो उसको लेके भी कमिश्नर साहब से चर्चा हुई थी और उम्मीद है कि इसमें सुधार आएगा। तो छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतनी ही। आगे देखिए मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन। बोल रहा है मध्य प्रदेश। नमस्कार।